इसके बाद सियोंग का एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। तो इसीलिए उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। तो मौके का फायदा उठाकर सियोंग का फ्रेंड पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद सियोंग का फ्रेंड अपने घर आकर अपनी वाइफ को कहता है कि पहली फ्लाइट लो और जाओ यहाँ से। इसके बाद सईब्यूक एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसने अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। सईब्यूक वही लड़की जिसने सियोंग की जेब काटी थी, लेकिन यहाँ अपनी मदर को लाने के लिए सईब्यूक को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अब सईब्यूक का एक छोटा भाई भी होता है, जिससे उसने प्रॉमिस किया होता है कि मैं मदर को जरूर ले आऊंगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है, और इस ऑफिसर का भाई कुछ टाइम से मिसिंग था, इसीलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका भाई तो पिछले कुछ दिनों से अपने घर पर भी नहीं आया। और जब वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है वहाँ पर, और इस ऑफिसर ने सेम ऐसा ही कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास भी देखा था। तो इसीलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाकर उससे इस बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिल जाता है वहाँ पर। अब सियोंग डिसाइड करता है कि वो दोबारा से उस गेम को ज्वाइन करेगा, इसीलिए सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। इधर ही वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप तक आ जाता है। वो एक गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड पर मौजूद फैसिलिटी में लाया जाता है। अब यहाँ पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वो लोग अपनी अलग अलग टीम्स बना लेते हैं। रात को सईब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। यहाँ पर सईब्यूक गार्ड्स की नजरों से बचते हुए उस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वो देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि गार्ड्स को शक हो जाता है तो ये गार्ड वॉशरूम्स को चेक करने के लिए आता है, लेकिन तब तक सईब्यूक वापस आ चुकी थी। इसके बाद सईब्यूक अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो उसने देखा था, लेकिन यहाँ पर सेंगवू उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो इस बारे में सईब्यूक से पूछता है, जिस पर सईब्यूक बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को प्ले ग्राउंड में लाया जाता है, जहाँ पर उनके सामने 4 शेप्स थी। 4 शेप्स में से उन्होंने किसी एक शेप को चूज करना था। अब यहाँ पर सेंगवू को पता चल जाता है कि गेम क्या है और क्या करना है हमें। सेंगवू सियोंग को बताता है कि सबने अलग अलग शेप्स को चुनना है। इसके बाद उन सभी को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें की शेप्स बनी होती हैं। अब गेम उनकी ये होती है कि उन्होंने किसी तरह उस शेप को बाहर निकालना है बगैर डैमेज किए, लेकिन अगर शेप जरा से भी खराब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर सेंगवू तो इजिली उस शेप को निकाल लेता है, लेकिन सियोंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन फिर वो किसी न किसी तरह करके इस गेम को भी जीत लेता है। इसके बाद उन सबको वापस से रूम में लाया जाता है। अब यहाँ पर 187 प्लेयर्स वापस आए थे, जिनमें से अब सिर्फ 108 ही रह गए थे। इसके बाद उन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जैंग की एक लड़के से फाइट हो जाती है, जहाँ पर जैंग उस लड़के को इतना ज्यादा मारता है कि वो मौके पर ही मर जाता है। इधर ही हम देखते हैं कि उन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकाल कर उन्हें चाइनीज को बेचने का काम करता है। इसीलिए जब भी डेड बॉडीज को ले जाया जाता है तो वो डेड बॉडीज को गायब कर लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि ये सारा कुछ फ्रंट मैन से छुप कर हो रहा था। यही वजह थी कि कंट्रोल रूम में भी उन्होंने अपना ही एक आदमी बिठाया हुआ था जो कि उन लोगों की सारी वीडियो फुटेज डिलीट कर देता था, और गार्ड्स तो डॉक्टर को गेम के बारे में पहले ही बता देते थे ताकि वो सरवाइव कर सके। यहाँ पर एक गार्ड उसी प्लेयर डॉक्टर को बताता है कि आज हमने प्लेयर्स को जानबूझकर खाना कम दिया है ताकि वो आपस में लड़ने लगे, जिससे होगा ये कि सारे वीक प्लेयर्स गेम से आउट हो जाएंगे। साथ ही गार्ड डॉक्टर को अपनी अगली गेम के बारे में बता देता है। अब 30 मिनट के बाद वहाँ पर लाइट्स ऑफ होने वाली थी। अब यहाँ पर सेंगवू को पता था कि सियोंग की टीम जरूर कोई उल्टा काम करेगी, इसीलिए वो उस टीम को अपने पास बुलाकर उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कहता है। उधर वो जो डॉक्टर प्लेयर होता है वो जैंग की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जैंग को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है और जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी सभी को मारने लगता है। जैंग एक लड़की को मारकर सईब्यूक को मारने जाता है, लेकिन तभी सियोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहाँ पर आकर उन सभी को रोक लेते हैं और अब टोटल 80 लोग रह गए थे। इसके बाद उन सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर उन्हें 10-10 प्लेयर्स की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है, और वो लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जैंग को अगली गेम के बारे में पहले ही पता होता है, इसीलिए वो सईब्यूक की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता और वो अपनी टीम में सिर्फ मर्दों को ही रखता है। इसके बाद सेंगवू भी अपनी एक टीम बना लेता है। अब क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की जरूरत थी तो इसीलिए
सहबीयू की फीमेल फ्रेंड उनके टीम में शामिल हो जाती है और ये गेम असल में टग ऑफ वॉर का होता है, यानी उन्होंने अपने सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और जैंग की गेम बड़ी आसानी से इस गेम को जीत लेती है। इसके बाद बारी होती है सैंगवो की टीम की। तब प्लेयर नंबर 1 यानी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी टग ऑफ वॉर्स खेल रखी हैं, इसीलिए उन सबको गाइड करता है कि इस गेम को कैसे जीतना है। तो इसीलिए वो लोग किसी न किसी तरह करके इस गेम को जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट के बाद दोबारा से लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, जिस पर सैंगवो उन सबको कहता है कि रेडी रहना। तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि एक एक करके हम पहरा देंगे। अब जैंग की टीम में एक से बढ़कर एक चालाक प्लेयर था, तो इसीलिए जैंग को डर होता है कि कहीं उसकी टीम उसे ही साइड पर न लगा दे, यानी उसे ही अपने रास्ते से न हटा दे। दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड्स मिलकर डेड बॉडी की ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं और इन ऑर्गन्स को डिलीवर करने जाना था गार्ड नंबर 28 एंड 29। तब वो सभी एक डेड बॉडी के बारे में बातें करने लगती हैं जिसकी सिर्फ एक किडनी थी और वो उसे ज़ॉम्बी कह रहे थे। अब यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था, यानी जिसने वो ऑर्गन्स डिलीवर करने जाने थे, वो कोई और नहीं बल्कि वो ऑफिसर था जो गार्ड के बेस में वहाँ पर आया था। और ये सब बातें सुनकर उसे शक होता है कि शायद ये लोग मेरे भाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी थी। इसके बाद नंबर 28 और 29 यानी वो ऑफिसर ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में वो ऑफिसर नोटिस करता है कि टनल में तो बॉम्ब लगा हुआ है। तब नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर वो ऑफिसर नंबर 28 से और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, इसीलिए नंबर 28 को उस पर डाउट होने लगता है। इसीलिए वो उस ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर अपना फेस भी दिखा देता है, साथ साथ वो नंबर 28 पर गन पॉइंट भी कर देता है। साथ साथ वो ऑफिसर उससे एक किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम ज़ॉम्बी कहते थे, जिस पर वो नंबर 28 उससे कहता है कि वो तो एक लड़की थी। अब यहाँ पर नंबर 28 उस ऑफिसर को कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पर सबका डाटा है। ये जानने के बाद वो ऑफिसर नंबर 28 को मार डालता है। उधर वो डॉक्टर गार्ड से अगली गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी अगली गेम के बारे में पता नहीं होता। तब इसीलिए डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एक गार्ड को पकड़ लेता है और उनकी फाइट होने लगती है। इसी फाइट में डॉक्टर उस गार्ड को मारकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एक गार्ड भी उसका पीछा करता है और वो दोनों प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी लीडर इन्हीं फ्रंटमैन आकर उसे मार डालता है और बाद में वो उस डॉक्टर को भी मार डालते हैं। साथ साथ इन्हीं वहीं पर नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिससे इन्हें ये पता चल जाता है कि फैसिलिटी में कोई घुस गया है। उधर वो ऑफिसर लीडर इन्हीं फ्रंटमैन के रूम तक पहुँच जाता है। तब वो चेक करते करते एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ पर सबके रिकॉर्ड्स थे, और जब वो ऑफिसर रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है तो उसे सभी विनर्स की एक लिस्ट मिलती है, जिसमें उसके भाई का भी नाम था, यानी वो भी कभी विनर था।